Hello, all. A very warm good morning to all of you. I welcome you to the third session of Business Standard Analysis by your faculty, Rahul Kopulwar. I am covering today the most important news that's been mentioned in the today's Business Standard newspaper, that is 14th of November. Along with this, I have covered all of the important notifications from the RBI website that has been there since the last 15 to 16 days. In this, I have jotted all of the important points that has been mentioned by the governors as well as deputy governors in their speeches in the last 15 days. Along with that, I have also taken the circulars which has been there in the last 15 days. And hence, it's a very important session for all the aspirants, whether it be a bank, regulatory body or any of the government examination like UPSC or MPSC or SSC amongst others. Hence, without having any further delay, let's start with our current affairs news. So first news is regarding the Reserve Bank of India. Reserve Bank of India has appointed Shri Manoranjan Mishra as Executive Director. ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोजीशन पे कब आएंगे वो भी आपको पता होना चाहिए. ही विल टेक द चार्ज ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम नवंबर 1, 2023. ईडी बनने के पहले वो क्या काम करते थे, कौन से डिपार्टमेंट में काम करते थे, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. तो वो ईडी बनने के पहले वो चीफ जनरल मैनेजर थे. कहाँ पे? डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन में. ठीक है. अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं तो उनको काम करना पड़ेगा, उनको डिपार्टमेंट्स देखने पड़ेंगे. तो वो बेसिकली 3 डिपार्टमेंट्स देखेंगे. एक तो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, एक रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट और एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशंस. बट ये डिपार्टमेंट हमें याद रखने की जरूरत नहीं है. मैंने एक चीज को बोल्ड किया हुआ है, दैट इज एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट. तो मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट और सुपरविजन डिपार्टमेंट के बीच में. बट उसके पहले आपको रेगुलेटरी डिपार्टमेंट दैट इज रेगुलेशंस के बारे में समझना पड़ेगा. डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन का काम समझना पड़ेगा. ठीक है. अभी ये डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन का काम क्या होता है? रेगुलेशंस बनाना. रेगुलेशंस मतलब क्या यार? रेगुलेशंस मतलब कुछ नहीं, पॉलिसी बनाना. फॉर एन एग्जाम्पल, आरबीआई बोलता है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स को, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को, रीजनल रूरल बैंक्स को कि आपको कुछ परसेंटेज ऑफ एएनबीसी और सीईओबीई आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना पड़ेगा. डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स के लिए बोला है कि आपको 40% देना पड़ेगा. आरआरबीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक को बोला है आपको 75% का टारगेट है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत. ठीक है. तो ये एक पॉलिसी बना दी. अभी ये पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये काम रहेगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन का. ठीक है. पॉलिसी बनाने का काम डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन का रहेगा. वो पॉलिसी कंप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है वो देखने का काम आपके डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन का रहेगा. ठीक है. तो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन हर एक बैंक में जाएगा या एनबीएफसी में जाएगा, वहां पे इंस्पेक्शन करेगा, ऑन साइट इंस्पेक्शन करेगा, या फिर वो अपने ही ऑफिस में बैठ के ऑफ साइट सर्विलियंस भी करता है. दैट इज रिपोर्ट्स के माध्यम से भी वो इंस्पेक्शन करता है. ठीक है. तो अब ये एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट कहां पे आता है, इनका क्या काम है? ठीक है. अभी आपने जैसे देखा सुपरविजन डिपार्टमेंट क्या करता है, ये देखता है कि पर्टिकुलर बैंक या पर्टिकुलर एनबीएफसी ने ये रेगुलेशंस को फॉलो किया है या नहीं किया है. फॉर एन एग्जांपल, एक XYZ बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट को मीट नहीं किया है, तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई का डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन क्या करेगा? उन पे नॉन मॉनेटरी पेनाल्टी लगाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने टारगेट्स ही मीट नहीं किए. तो उन पे क्या लगाएगा? नॉन मॉनेटरी पेनाल्टी लगाएगा. जैसे क्या लगा सकता है यार? जैसे कि वो बोल सकता है ये बैंक्स को कि आप ब्रांच एक्सपांड नहीं कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड नहीं बांट सकते हो, आप डेबिट कार्ड्स नहीं बांट सकते हो. तो ऐसे कुछ कुछ चीजें
डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन वो पर्टिकुलर बैंक को बोल देगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन क्या कर रहा है, नॉन मॉनेटरी पेनाल्टी लगा रहा है। ठीक है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट क्या करेगा, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट मॉनेटरी पेनाल्टी लगाएगा। ठीक है, जैसे अगर वही पर्टिकुलर XYZ बैंक ने अपने टारगेट्स मीट नहीं किए हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ एनफोर्समेंट उन पे पेनाल्टी लगा देगा, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, या फिर कुछ भी पेनाल्टी वो लगा सकता है। ठीक है, तो मॉनेटरी पेनाल्टी लगाने का काम एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का रहेगा, नॉन मॉनेटरी पेनाल्टी लगाने का काम डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन का रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी जैसे आपने देखा है ICICI बैंक के ऊपर और कोटक महिंद्रा बैंक पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ मॉनेटरी पेनाल्टीज लगाई थी, कुछ करोड़ की या फिर कुछ लैक्स की। तो ये मॉनेटरी पेनाल्टी लगाने का काम एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का था। ये समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो हम अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज के साथ। आई होप सारे लोगों को ये चीज समझ गई है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है, अगेन ये न्यूज मैंने RBI वेबसाइट से ही ली हुई है। कल हमने बात किया था कैफराल के बारे में। ये कैफराल क्या है यार, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया है। कब बनाया है, 2011 में बनाया है। ये कैफराल किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, कंपनीज एक्ट में। किस तरह के हमारे कंपनीज एक्ट है, कौन से 2 तरह के कंपनीज एक्ट है, एक तो 2013 और एक 1956। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन से सेक्शंस के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, एक तो सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 या फिर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। चलिए, तो ये हमने कल ही बात किया है कैफराल के बारे में। कैफराल का क्या काम है उसके बारे में भी हमने कल ही बात किया है। अभी ये कैफराल का पहला रिपोर्ट आया है। क्या रिपोर्ट का नाम था, इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट। यहां पे उन्होंने क्या बताया है, ये रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि NBFC सेक्टर कैसा काम कर रहा है। NBFC सेक्टर सीरियसली फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में उन्होंने अपने इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट में बताया गया है। उन्होंने क्या बताया है, NBFCs के डेवलपमेंट के बारे में, NBFCs के फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में उन्होंने अपने इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट में बताया है। अब ये रिपोर्ट का थीम क्या था पता होना चाहिए। ये रिपोर्ट का थीम था कनेक्टिंग द लास्ट माइल। क्या थीम था, कनेक्टिंग द लास्ट माइल। अभी ये जो रिपोर्ट है किसने रिलीज किया है, श्री शक्तिकांता दास, जो कि हमारे गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ये कौन से नंबर के गवर्नर है, किसी को याद आ रहा है, याद करिए। ये हमारे 25th गवर्नर है ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिए। अभी NBFC यार आ गया। NBFC के बारे में एक चीज आपको पता होनी चाहिए, NBFC कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है। अगर आप सोच रहे होंगे RBI एक्ट, तो आपका आंसर गलत है। NBFC रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 के अंदर। ठीक है, अभी उसके कौन से सेक्शन के अंदर, दैट इज सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। आप अभी मुझसे पूछोगे सर अभी तो नया कंपनीज एक्ट आ गया है जो कि 2013 का है, तो उसका कौन सा सेक्शन है, तो मेरा आंसर रहेगा उसके बारे में मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने RBI के वेबसाइट पे काफी गो थ्रू किया बट मुझे इसका आंसर नहीं मिला। ठीक है, उन्होंने अपने FAQ सेक्शन में डाला है कि NBFC गेट्स रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। तो यही चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि RBI ने अपलोड नहीं किया है उनके वेबसाइट पे, तो आपको भी क्वेश्चन नहीं आएगा कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में, जिसके अंदर NBFC कहां पे रजिस्टर्ड होती है। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। वाओ,
अभी यहाँ पे मैंने श्री डॉक्टर एमडी पात्रा जी की स्पीच से कुछ चीज यहाँ पे उठाया है। उन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात किया है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर उन्होंने कहाँ पे स्पीच दी थी? न्यूयॉर्क में स्पीच दी थी। ठीक है, तो जो भी चीजें एमडी पात्रा या फिर कोई भी गवर्नर्स या डिप्टी गवर्नर्स अपने स्पीचेस में बोलता है, वो चीज बेहद इंपॉर्टेंट होती है हर एक एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, आप एक बार जस्ट गो थ्रू करिए। आई जस्ट हैव माय वाटर। ठीक है, चलिए। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ना, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हॉटेस्ट टेम्परेचर कहाँ था? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन सा साल हॉटेस्ट हमें देखने के लिए मिला था? सो द ईयर इज 2023, बट कौन सा महीना? सितंबर 2023 वाज द हॉटेस्ट amongst all these years and all these months। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अभी वहां पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट साइंटिस्ट बोलते हैं, यार 3 चीज है जिसके वजह से वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, वर्ल्ड में पोल्यूशन बढ़ रहा है, वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। वो कौन सी 3 चीज है? एक तो है हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, दूसरा है एरोसॉल्स, और तीसरा है हमारा लैंड यूज एंड लैंड कवर। ठीक है, इसमें डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है, हम जस्ट ऊपर ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे और एक चीज उन्होंने बोली है कि ह्यूमंस की वजह से, ह्यूमंस क्या करते हैं यार? पोल्यूशन करते हैं। कैसे पोल्यूशन करते हैं? डिफॉरेस्टेशन करते हैं। क्यों डिफॉरेस्टेशन करते हैं? क्योंकि हमें घर रहने के लिए चाहिए, हमें एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करना है। तो इंसान क्या करता है, ह्यूमंस क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है? पेट्रोल और डीजल उसमें यूज करते हैं, और पेट्रोल और डीजल एक बहुत सिग्निफिकेंट मात्रा में पोल्यूशन क्रिएट करने का काम करता है। तो यहां पे बोला गया है ये ह्यूमंस की वजह से ना ग्लोबल लेवल पे टेम्परेचर बढ़ गया है। कितना बड़ा है? ग्लोबल लेवल पे 1.07 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है ड्यूरिंग द इयर्स 2010 टू 2019। और एक उन्होंने स्टैटिक पार्ट बोला है कि हर डिकेड में आपका 0.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है सिंस द 1980s। 2011 का और 2022 का ये जो डिकेड है सबसे वार्मेस्ट डिकेड था ऑन आवर प्लैनेट, जो कि आपको याद रखना है। तो ये जो 11 साल है was the among the hottest in India since 1901। ठीक है, और जिसमें से 2021 was the 6th warmest year and 2022 was the 5th warmest year। ये जो चीज बोली गई है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बोली गई है, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसके बारे में इस बार आरबीआई ग्रेड बी के पेपर में पूछा गया था, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, पहले तो पता होना चाहिए कि ये जो इंडेक्स है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। ये जो इंडेक्स है हमारा जर्मन वॉच करके ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये इंडेक्स को रिलीज करता है। ये इंडेक्स साल में एक ही बार आता है। ये इंडेक्स में बताया गया है कि कंट्रीज के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसकी वजह से हमारे कंट्री में या फिर ओवरऑल वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज मिटिगेट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कम हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स बताता है कि जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कंट्रीज के द्वारा क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए, वो कितने एफिशिएंट है, उससे कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे क्लाइमेट चेंज कुछ कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में बताया जाता है। तो इंडिया को हाई रेटिंग मिली है कौन से कैटेगरी में? जीएचजी एमिशंस में और एनर्जी यूज कैटेगरीज में।
कैसे याद रख सकते हो, इसका मतलब क्या है यार, यहाँ पे बोला गया है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ना पिछले 10 साल के मुकाबले ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ना पिछले 10 साल के मुकाबले अभी कम किए गए हैं, तो इसलिए हमें इस कैटेगरी में हाई रेटिंग दी गई है बाय द जर्मन वॉच। एनर्जी यूज कैटेगरीज, अभी आप देख रहे होंगे कि यार फॉसिल फ्यूल्स का कंजम्पशन हम काफी हद तक कम कर रहे हैं। हम प्रमोट कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी यूज करो, विंड एनर्जी यूज करो, मिथेनॉल यूज करो, तो इसीलिए भी हमें एनर्जी यूज कैटेगरी में हाई रेटिंग मिली है, क्योंकि हम ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। चलो, मीडियम रेटिंग किस में मिली है? क्लाइमेट पॉलिसी और रिन्यूएबल एनर्जी में। ठीक है। इंडिया हैज अपडेटेड इज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एंड अनाउंस्ड अ नेट जीरो टारगेट फॉर 2070। सबको पता होगा हमारा इंडिया का नेट जीरो का टारगेट है 2070। बाकी डेवलप्ड कंट्रीज का कब तक है? उनका नेट जीरो का टारगेट है 2050 तक। ये सवाल पूछे जाते हैं। अभी ये एनडीसी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। एनडीसी का फुल फॉर्म है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी ये कॉन्ट्रीब्यूशंस में क्या बोला गया है? इंडिया ने बोला है, इंडिया ने कमिटमेंट किया है कि हम ये इनिशिएटिव्स लेंगे जिसकी वजह से हम नेट जीरो को अचीव कर सकते हैं बाय द ईयर 2070। हम कुछ इनिशिएटिव्स लेंगे जिसके वजह से हम नेट जीरो को अचीव कर लेंगे बाय द ईयर 2070। ये चीज इंडिया ने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस में बताई है। इंडिया का क्लीन एनर्जी टारगेट है 500 गीगावाट बाय 2030। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। वही स्पीच में और ये दो चीजें भी मेंशन थी कि इंडिया ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में क्या बोला था और इंडिया ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 में क्या बोला था, या फिर क्या इनिशिएटिव्स लिए थे, इसके ऊपर भी ये चीज बात की गई थी। किसने? डॉक्टर एमडी पात्रा जी ने। तो COP 26 कहाँ हुआ था? पता होना चाहिए, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। COP 27 कहाँ हुआ था? इजिप्ट में हुआ था। इजिप्ट में कहाँ पे? शर्म एल शेख करके एरिया है, वहां पे ये COP 27 हुआ था। चलो, COP 26 में ना मोदी जी ने पंचामृत के बारे में बात किया था। पंचामृत मतलब क्या? 5 पॉइंट एक्शन प्लान के बारे में बात किया था। उन्होंने बोला था कि हमें 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी चाहिए। कब तक? बाय द ईयर 2030 तक। ठीक है। 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो इसके बारे में मैं बता देता हूं आपको कि पहला पॉइंट बोलता है कि 2030 तक ना इंडिया में ग्रीन एनर्जी, दैट इज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, मिथेनॉल, ये सबको मिला के ना हमारे पास मिनिमम 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी होनी चाहिए बाय द ईयर 2030। चलो, 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। ओके जी, मान के चलो कि यार 100 गीगावाट हम यूज कर रहे हैं एनर्जी, जिसमें आपकी रिन्यूएबल एनर्जी भी आ गई और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी भी आ गई। ठीक है। तो 100 गीगावाट में से मोदी जी ने बोला है कि 50 गीगावाट तो 2030 तक कैपेसिटी होनी ही होनी चाहिए, कि 50% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, दैट इज 50 गीगावाट की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से आने चाहिए, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी अमॉन्ग्स्ट अदर्स। ठीक है। यहां पे क्या बोला है यार? ये 2021 में बात की गई थी, राइट? सो 2021 में बोला गया था कि 2030 तक हम 1 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिशंस को रिड्यूस कर देंगे। चलो, नेक्स्ट बात किया है कार्बन इंटेंसिटी पे। कार्बन इंटेंसिटी मतलब क्या? नोट दिया हुआ है, वो पढ़ लो आप। कार्बन इंटेंसिटी refers to how many grams of carbon dioxide are released to produce a kilowatt hour of electricity। 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए
कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है कंपनीज के द्वारा, उसको हम कार्बन इंटेंसिटी बोलते हैं। तो यहां पे हमने बोला है कि हमें कार्बन इंटेंसिटी को कम करना है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करना है। कितना कम करना है यार? 45% से कम करना है बाय द ईयर 2030, और ऑब्वियसली नेट जीरो का टारगेट है बाय द ईयर 2070। COP 26 में क्या बोला था कि मोदी जी ने बोला था कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये इनिशिएटिव हम लेके आए थे। ये इनिशिएटिव में मोदी जी ने बोला था कि हमें सस्टेनेबल प्रोडक्शन और सस्टेनेबल कंजम्पशन करना चाहिए। अगर हम ये चीज करेंगे तो ही जाके हम नेट जीरो को अचीव कर सकते हैं बाय द ईयर 2070। इसी के साथ हम नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं। अगेन इट इज द न्यूज फ्रॉम द सेम स्पीच बाय मिस्टर MD पात्रा एट न्यूयॉर्क। यहां पे हमने ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में बात किया है जो कि RBI ने बताए थे, जो भी RBI ने रिलीज किए थे फ्रॉम द ईयर 2007। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलो, यहां पे बोला है रिजर्व बैंक ने ना मैंडेट कर दिया था यार बैंक्स को कि आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना ही करना है। इससे क्या हो जाएगा कि यार एक XYZ बैंक है, वो बता रही है हमने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ना इतना लोन्स दिया है, हमने ना जो मुंबई का समुंदर है, मुंबई के समुंदर से ना प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म किया है, या फिर उसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। एक बैंक बोलेगी कि हमने विंड एनर्जी के लिए ना ये लोगों को लोन प्रोवाइड किया है। तो ये क्या दिखता है कि एक बैंक जो है बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल कॉन्शियस है, इसलिए एनवायरमेंटल कॉन्शियस कस्टमर्स को ही लोन दे रहा है। तो इससे क्या होता है कि ऑब्वियसली एज ए इन्वेस्टर मुझे वो बैंक के तरफ इन्वेस्टमेंट करने की काफी ज्यादा अट्रैक्टिवनेस होगा। ठीक है, एज ए इन्वेस्टर मुझे वो बैंक में इन्वेस्ट करने का काफी ज्यादा अट्रैक्टिवनेस होगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये बैंक्स जो है काफी अच्छा काम कर रही है, जिसके वजह से हमारे कंट्री में पोल्यूशन कम हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम हो रहा है। तो रिजर्व बैंक ने मैंडेट किया था कि बैंक्स को कि आपको ये सारी चीजों की रिपोर्टिंग करनी है एवरी क्वार्टर। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स एनवायरमेंटल कॉन्शियस कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स है, इन्वेस्टर्स है, वो ऐसे ही बैंक्स में इन्वेस्ट करेंगे जो ग्रीन एनर्जी के तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ अपना लोन्स दे रहे हैं। बाद में हमने क्या किया है, रिन्यूएबल एनर्जी का ना महत्व समझा था हमने 2015 में। किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। यहां पे हमने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट बनाया था। कब? 2015 में। ठीक है, तो हमने बोला था जो कुछ, जैसे फॉर एन एग्जांपल डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स, उनको 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मीट करना होता है, तो उनको बोला था आपको कुछ हिस्सा ना रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में देना ही देना है, आपको कुछ हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लोन्स में देना ही देना है, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में लोन्स देंगे तभी जाके नेट जीरो अचीव हो पाएगा बाय द ईयर 2070। 2021 में क्या किया था यार आरबीआई ने एक नेटवर्क को ज्वाइन किया था, एक नेटवर्क को ज्वाइन किया था। वो नेटवर्क का नाम है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। यहां पे सारे कंट्रीज के रेगुलेटर्स मिलते हैं और आपस में बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं जिसके वजह से जो क्लाइमेट चेंज है वो मिटिगेट हो सकता है, वो रिड्यूस हो सकता है, और नेट जीरो है जो 2070 तक या फिर 2050 तक अचीव किया जा सकता है। तो पोल्यूशन को कैसे कम किया जा सके, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जा सके, क्लाइमेट चेंज को कैसे कम किया जा सके, इसके बारे में ये नेटवर्क में बात की जाती है बाय डिफरेंट रेगुलेटर्स। चलो, एक हमने सर्वे भी किया है यार। किसका सर्वे किया है? क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस का। कब किया है? 2022 में। यहां पे आरबीआई यही देखता है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो है सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए या फिर ग्रीन फाइनेंस के लिए कितना लोन
ऐसे कंज्यूमर्स को दे रहे हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यही सर्वे करता है कि ये जो कमर्शियल बैंक्स है ये अपने लोन्स कितने ऐसे कंज्यूमर्स को दे रहे हैं जिनको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट करना है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स मतलब कौन से बैंक्स? ऐसे बैंक जो सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में लिखे गए हैं। सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। चलो, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स अभी हमने कुछ दिन पहले बात की है, परसों के दिन बात की हुई है, तो आपको पता होना चाहिए पहला सोवरेन ग्रीन बॉन्ड हमारा जनवरी टू फरवरी 2023 के बीच में आया था। उस टाइम पे आरबीआई ने सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू किए थे वर्थ ₹2.2 बिलियन US, जिसका अमाउंट है 16,000 करोड़ रुपीस। अप्रैल में क्या किया है, आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था एक फ्रेमवर्क जिसका नाम था एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट्स। ये इंट्रोड्यूस आरबीआई ने इसके बारे में बात की थी अप्रैल में, बट ये इंट्रोड्यूस किया गया है बैंकों के लिए फ्रॉम द मंथ जून 2023। याद होना चाहिए। अभी ये फ्रेमवर्क क्या बोलता है कि यार जो भी XYZ बैंक है वो पैसा अगर कलेक्ट कर रही है फ्रॉम द डिपॉजिटर्स, किस तरह का पैसा? ग्रीन डिपॉजिट्स। ठीक है, तो जो भी ग्रीन डिपॉजिट्स कलेक्ट कर रही है एक पर्टिकुलर बैंक, वो बैंक को अपना पूरा का पूरा पैसा ग्रीन एनर्जी सेक्टर के इन्वेस्टमेंट में ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी, ऐसे कुछ सेक्टर्स में ही अपना पैसा लगाना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे भी सेक्टर्स उसमें आ जाएंगे। ग्रीन डिपॉजिट्स ऐसे लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, मैं राहुल हूं, मैं एक बैंक में जा रहा हूं, मैं XYZ बैंक को बोल रहा हूं कि यार जो भी मैं FD कर रहा हूं ना आपके पास, वो FD वो आप मेरी FD ग्रीन डिपॉजिट्स के अंतर्गत आप आपके पास रख दो और आप मुझे ग्रीन डिपॉजिट्स के अंतर्गत ही आप मुझे इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर दो। तो ये ग्रीन डिपॉजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पता होना चाहिए। बैंक क्या करेगी, आपको ग्रीन डिपॉजिट्स के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट देगी और उनको जो भी पैसा मिला है ग्रीन डिपॉजिट्स के अंदर वो ऐसे ही कंज्यूमर्स को देगी जो अपना इन्वेस्टमेंट ग्रीन सेक्टर में करना चाहते हैं। तो ये चीज समझना काफी ज्यादा जरूरी थी। चलो, नेक्स्ट है आरबीआई वेबसाइट से ही मैंने न्यूज ली है। ये स्पीच दी गई है बाय श्री शक्तिकांता दास एट टोक्यो जापान। वहां पे हमने बात किया है कि यार इंडिया जो है ना वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम है। फिनटेक इकोसिस्टम थर्ड लार्जेस्ट हम किस तरीके से बात कर रहे हैं? इन द नंबर ऑफ फिनटेक्स इन इंडिया, कितना वॉल्यूम है फिनटेक का, उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि हमारा इंडिया थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम है ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। फर्स्ट कौन है? USA, ऑब्वियसली ये तो याद रह सकता है। सेकंड कौन है? UK, याद रखो चाइना नहीं है। फर्स्ट कौन है? USA, सेकंड है UK, थर्ड है आपका इंडिया। यहां पे एक बात बोली गई है कि जो भी ग्लोबल रेवेन्यू फिनटेक से आ रहा है, जो भी ग्लोबल रेवेन्यू फिनटेक से आ रहा है, उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन 13% रहेगा बाय द ईयर 2030। चलिए, और यहां पे बोला है कि इंडिया का जो फिनटेक सेक्टर ग्रो करेगा अराउंड $200 बिलियन इन रेवेन्यू बाय द ईयर 2030। जैम ट्रिनिटी के ऊपर बात किया है। जैम क्या होता है पता होना चाहिए। जैम जनधन आधार, जनधन अकाउंट दैट इज जनधन बैंक अकाउंट, आधार आधार, मोबाइल। ठीक है, तो यहां पे ये बोला गया है कि जनधन अकाउंट के साथ आपका आधार भी लिंक्ड होना चाहिए और मोबाइल नंबर्स भी लिंक्ड होने चाहिए। इससे फायदा क्या होता है कि डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ जाता है, जिससे क्या होता है कि जो भी लीकेजेस होते थे पहले, जो भी करप्शन होते थे, वो काफी हद तक कम हो गए हैं ये जैम ट्रिनिटी के वजह से। जैम ट्रिनिटी क्या है? बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल ये एक साथ जुड़े हुए होने चाहिए।
ऑब्वियसली आपको जब पैसा आता है तब ये भी तो पता होना चाहिए ना, आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आना चाहिए कि आपके अकाउंट में 5,000 रुपए आ गए हैं या फिर एक्स अमाउंट आ गया है। पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या फ़ायदा है यार, अभी साइबर फ्रॉड्स ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपके बैंक अकाउंट से कब कोई पैसा लेके जाएगा पता नहीं चलता है। तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ फ्रॉड हो रहा है, आपके अकाउंट से अगर पैसा डेबिट हो रहा है, तो उस चीज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए ना। तो उस चीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, बैंक अकाउंट को मोबाइल नंबर के साथ आपको इंटरलिंक्ड करना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। India is endowed with great demographic dividend. Demographic dividend is nothing but the ratio of dependent age demographic dividend is what? Demographic dividend is the ratio of working age population to the dependent age population or to the non-working age population. Working age population क्या है हमारी? 15 to 64 ईयर्स के बीच में हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन है। कुछ रिपोर्ट्स आपको बताते हैं कि 15 to 59 ईयर्स भी हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन है, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। दो हमारे वर्किंग एज पॉपुलेशन है जो अलग अलग रिपोर्ट्स बताते हैं, एक तो 15 to 59 ईयर्स और एक तो 15 to 64 ईयर्स। ठीक है, यहां पे बोला गया है कि हमारा जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो 68% है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर जो आपको पता होना चाहिए। तो कितना है हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन? 1.429 बिलियन हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन है, और वही हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में बोला था यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में जो 2023 में आई थी, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ही चाहिए। अभी यहां से सारे के सारे आरबीआई के मेन सर्कुलर्स, मेन स्पीचेस खत्म हो गए हैं। यहां पे हम बिजनेस स्टैंडर्ड पे फोकस करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है यहां तक काफी ज्यादा हमारा टाइम गया है, क्योंकि मैं ये चीज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता था। तो यहां से हम थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ा देंगे। इंडिया का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऐसा प्राइस जो हम जैसे कंज्यूमर्स एक पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए देते हैं। कंज्यूमर प्राइस ऐसा प्राइस जो हम जैसे कंज्यूमर्स एक पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज को खरीदने के लिए देते हैं, उसको आप कंज्यूमर प्राइस बोलते हो। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ना कुछ आइटम्स है जिसके ऊपर से इसका स्कोर डिसाइड होता है। कौन कौन से आइटम्स है? जस्ट मैं कुछ नाम देना चाहता हूं आपको। क्लोथिंग हो गया, फूड हो गया, फ्यूल हो गया, हाउसिंग हो गया, फुटवेयर हो गया, पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स हो गया। ये कुछ आइटम्स है, ये जो बास्केट में आते हैं, सीपीआई बास्केट में आते हैं। ठीक है, तो ये सीपीआई बास्केट का जो स्कोर है ना वो कम हो गया है, मतलब हमारा इंडिया का इन्फ्लेशन कम हो गया है। सीपीआई मतलब कुछ नहीं, ये रिटेल इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, सीपीआई मतलब कुछ नहीं, ये आप रिटेल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हो। तो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन कितना हुआ है यार? अक्टूबर में 4.87% हुआ है। कितना हुआ है? 4.87%। पिछले महीने कितना था? 5.02%। ये अभी कम क्यों हुआ है ये भी पूछा जाता है। कम क्यों हो गया यार? क्लोथिंग की प्राइसेस कम हो गई है, फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल और ट्रांसपोर्ट जैसी चीजों की प्राइसेस कम होने के वजह से ये सीपीआई बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन आपका कम हुआ है। पता होना चाहिए। अब ये डेटा कौन रिलीज करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेटा रिलीज करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब ये स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं यार, स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। भी इसको याद कैसे रख सकते हो यार? ये सीपीआई है ना, कुछ डेटा दिया जा रहा है। डेटा देने का काम कौन से मिनिस्ट्री का होता है, कौन से डिपार्टमेंट का होता है? कौन सी मिनिस्ट्री यार? स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री।
कौन सी स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। उसका कौन सा डिपार्टमेंट? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के मिनिस्टर कौन है? पता होना चाहिए, दैट इज राव इंदरजीत सिंह। एक ऐसा ही WPI होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? जस्ट मैं क्विक बता देता हूं आपको, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है। CPI का बेस ईयर पता होना चाहिए, दैट इज 2011-12। WPI का बेस ईयर पता होना चाहिए, जो कि है 2012। CPI में हम किस तरह के आइटम्स कंसीडर करते हैं पता होना चाहिए। CPI में गुड्स भी कंसीडर किया जाता है, सर्विसेज भी कंसीडर किया जाता है, whereas WPI में बस गुड्स को ही कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट, ONGC ने अपना ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। एक उनका प्रोजेक्ट था, बहुत सालों से ना उनको वो प्रोजेक्ट से ऑयल प्रोड्यूस करना था, मतलब नीचे से, जमीन से, इन द सेंस जो भी सी शोर्स होते हैं वहां से उनको ऑयल को ऊपर लाना था। वो काफी लंबे समय से ये प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे थे, बट अभी इसका इनॉग्रेशन अभी किया गया है ONGC के द्वारा। तो अभी वो सी शोर से अभी वो ऑयल ऊपर लाने वाले हैं। सो ये कौन से सी शोर से लाने वाले हैं? कहां पे ये प्रोजेक्ट बेस्ड है? ये प्रोजेक्ट बेस्ड है कृष्णा गोदावरी बेसिन में, जो कि बे ऑफ बंगाल में आता है। ऑबिचुअरी के बारे में बात करेंगे। लाला केदारनाथ अग्रवाल, इन्होंने एक ब्रांड बनाया था, वो ब्रांड का नाम था बीकानेर वाला। तो ये किस तरह का ब्रांड था? स्वीट्स और स्नैक्स ब्रांड था। तो ये बीकानेर वाला के फाउंडर का हाल ही में निधन हुआ है, जिनका नाम था लाला केदारनाथ अग्रवाल। उनको हम प्यार से काका जी भी बोलते थे। वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे? वो बॉर्न हुए थे बीकानेर, राजस्थान में। ठीक है, बीकानेर से नाम समझ रहा है आपको, ब्रांड का नाम ही उन्होंने अपने सिटी के ओर से रखा था। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। कैबिनेट बोल रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है। कैबिनेट को कौन हेड करता है जरा मुझे बताइए, सोचिए और बताइए। कैबिनेट को हेड किया जाता है बाय आर प्राइम मिनिस्टर। जो भी प्राइम मिनिस्टर जो भी टाइम पे होते हैं वही हमेशा कैबिनेट को हेड करते हैं। तो यहां पे बोला गया है जो हमारा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है फॉर टेक्सटाइल्स। मतलब क्या यार, हमें क्या करना है ना, टेक्सटाइल का प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ाना है और इंडिया से टेक्सटाइल भी दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा कपड़े बनाने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा फैब्रिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे बोला गया है अभी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में बोला गया है आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, उतना ज्यादा हम आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, गुड, वेरी गुड। यहां पे क्यों न्यूज आई है कि यहां पे बोला गया है हमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 2.0 स्टार्ट करना है, दैट इज सेकेंड फेज लॉन्च करना है। ठीक है, और ये सेकेंड फेज में ना हमें और कोई तरह के फैब्रिक्स ऐड करने हैं। मतलब अगर कोई मैन्युफैक्चरर XYZ नए फैब्रिक को बना रहा है तो वो XYZ नए फैब्रिक के अंतर्गत भी मैन्युफैक्चरर को इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। बेसिकली हमें नए प्रोडक्ट्स ऐड करना है PLI 2.0 के अंदर। चलो, तो नए प्रोडक्ट्स ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो प्रोडक्ट को एक यूनिक कोड भी देना पड़ेगा। यूनिक कोड, कौन सा यूनिक कोड यार? HSN कोड। HSN का फुल फॉर्म है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। गुड। तो अभी ये कोड्स क्यों लगते हैं? ये कोड्स लगते हैं आपके GST इनवॉइसिंग के लिए। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना HSN कोड होता है। सपोज शर्ट, ली कूपर ब्रांड के शर्ट का अलग HSN कोड होगा, UCB के शर्ट का अलग HSN कोड होगा। ठीक है, तो बेसिकली हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग अपना HSN कोड होता है। इसका इस्तेमाल GST इनवॉइसिंग के लिए किया जाता है। चलो,
तो ये नए प्रोडक्ट्स को ऐड करने की हमने बात की हुई है। HSN कोड का फुल फॉर्म पता होना ज़रूरी है। ये अभी PLI स्कीम कब लाई थी हमने? PLI स्कीम लाई थी दिसंबर 2021 में। यहाँ पे हमने बोला था कि हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव करना है मैनमेड गारमेंट्स का और टेक्निकल टेक्सटाइल्स का। डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखा हुआ था, बट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था कि मैनमेड गारमेंट्स क्या होते हैं और टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। तो ये जो स्कीम लॉन्च की गई थी 2021 में, उसका टोटल बजट कितना था? 10,683 करोड़। अभी PLI 2.0 में बात करते हैं। अभी हम PLI 2.0 में हमारा फोकस है, मेन फोकस है MSMEs के ऊपर। ठीक है, MSMEs अगर ये नए प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर रही है तो उनको ही हम ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव्स देंगे, ऐसा PLI 2.0 में बोला गया है। PLI 2.0 में फोकस सेगमेंट कौन सा है आपका? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। चलो, तो इन्वेस्टमेंट लिमिट भी हमने कम कर दी है पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 1 के अंदर MSME की इन्वेस्टमेंट लिमिट्स कितनी रख दी है हमने? 50 करोड़, और पार्ट 2 के अंदर रख दी है 25 करोड़। तो याद रखो PLI 2.0 में दो पार्ट है, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में लिमिट रखी है, इन्वेस्टमेंट लिमिट 50 करोड़, पार्ट 2 में रखी है 25 करोड़। फोकस क्या है? PLI 1 का फोकस क्या था? मैन मेड फैब्रिक, दैट इज MMF। PLI 2.0 का फोकस क्या है? फाइबर न्यूट्रल। हमें सारे तरह के फाइबर को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना है, ऐसे 2.0 में बोला गया है। वो एक तो नेचुरल फाइबर्स भी हो सकते हैं या फिर मैनमेड फाइबर्स भी हो सकते हैं। मैनमेड फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर्स भी बोलते हैं। PLI 2.0 को कितना बजट है यार? PLI 2.0 में बोला गया है PLI स्कीम के अंदर जितना भी पैसा बचा हुआ है उसको हम PLI 2.0 में यूज करेंगे। कितना पैसा बचा है? अप्रोक्सीमेटली 4,000 करोड़ बचा हुआ है, जो कि PLI 2.0 का बजट रहेगा। चलो, ये जो चीज लिखी है मैंने, PLI 2.0 विल बी फंडेड बाय द मनी दैट हैज रिमेन्ड अनयूटिलाइज्ड इन द फर्स्ट फेज। ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, बट कैसे अगर आपको अच्छे से समझना है, लंबे समय तक याद रखना है, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं ये लाइंस भी रखता हूं जब मैं आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए कि यार PLI 2.0 के अंदर बजट रहेगा 4,000 करोड़ का। न्यूज 11, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को पैसा दिया है, इंडिया को लोन दिया है। कितना पैसा दिया है? $400 मिलियन का। किस चीज के लिए? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए। कहाँ का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर? इंडिया का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। चलो, एशियन डेवलपमेंट बैंक कब हुई थी फॉर्म? 66 में। कौन सा 66 यार? 1966। 19 याद रखने की जरूरत ही नहीं है। सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन 20th सेंचुरी में ही आपके बने थे, दैट इज 90s में ही। इन द सेंस आप समझ रहे हो ना, 19 के आगे XX वाले में ही बने थे, उसको हम 20th सेंचुरी बोलते हैं। सो सारे के सारे मेजर ऑर्गेनाइजेशन 20th सेंचुरी में ही बने थे। तो 19 को तो भूल जाओ, याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों फालतू ज्यादा याद रखना? याद रखो बस 66 में एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर्म हुई थी। कितने मेंबर कंट्रीज है ये भी पूछा जाता है। कितने हैं यार? 66 + 2 दैट इज 68 मेंबर कंट्रीज है। ऐसे याद रखो आप। 68 को आप कभी याद मत रखना। कितनी चीजें याद रखोगे? याद रखो बस 66 में फाउंड हुआ था एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसमें 2 जोड़ दो, आपको मिल जाएगा मेंबर कंट्रीज ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। हेडक्वार्टर्स कहां पे? मंडुलियोंग सिटी, दैट इज इन मनीला, फिलीपाइंस। प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुगु असाकावा। ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के? 10th नंबर के प्रेसिडेंट है। इंडिया के डायरेक्टर कौन है एशियन डेवलपमेंट बैंक के? ताकियो कोनिशी। भी ये इंडिया का डायरेक्टर का काम क्या होता होगा, ये देखते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो $400 मिलियन दिए हैं इंडिया को, वो सही प्रोजेक्ट्स में यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये देखने का काम इंडिया डायरेक्टर का होता है। जैसे यहां पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन दिया है, बट ये पैसा दूसरे कोई सेक्टर्स में तो नहीं लग रहा है। ऑयल एंड गैस सेक्टर को इंप्रूव करने में, या फिर सी शोर को इंप्रूव करने में, या फिर पोल्यूशन को कॉम्बैट करने में तो नहीं लग रहा है। ये चीज देखने का काम आपके इंडिया डायरेक्टर का होता है। ठीक है,
तो बेसिकली जो पैसा जिस काम के लिए लिया है उसी काम के लिए यूज किया जाना चाहिए, ये देखने का काम एक इंडिया डायरेक्टर का है जिनका नाम है तकियो कोनिशी। नेक्स्ट है इंडिया के बारे में बात की गई है। इंडिया जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है। पहले कौन है? ऑब्वियसली डेवलप्ड इकोनॉमी जो कि चाइना। सेकंड कौन है? डेवलपिंग इकोनॉमी दैट इज चाइना। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर इज यूएसए डेवलप्ड इकोनॉमी, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर इज चाइना विच इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, और थर्ड कौन? हम दैट इज इंडिया। ऐसे ही याद रखना है। पहला कौन सा है यार? सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी। यूएसए को ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा ऑयल लगेगा क्योंकि उनके पास इंडस्ट्रीज काफी है। चाइना को भी लगेगा क्योंकि वो अपनी इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा ग्रो कर रही है आज के टाइम में। तो सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर इज चाइना एंड थर्ड इज इंडिया, क्योंकि इंडिया में भी काफी ज्यादा प्रोग्रेस हो रहा है। अभी ये चीज मैंने एक आर्टिकल से ली हुई है जो बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा था। ठीक है, अभी ये कहां पे बोली गई है? ये चीज बोली गई है, एक डायलॉग हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग, इंडिया ओपेक एनर्जी कॉन्फ्रेंस। कहां पे हुआ था? वियना ऑस्ट्रिया में। कौन सा एडिशन था? 6th एडिशन था। ये कॉन्फ्रेंस किसने अटेंड किया था? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने। याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज COP28। कल भी बात किया था या फिर परसों भी बात किया था। अगेन उसके बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि और उसमें नई नई चीजें हमें पता चल रही है। तो ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कुछ चीज बोली थी, तो वो चीज यहां पे आपको जानना जरूरी था। बाकी चीज तो आपको पता ही होगी। COP28 अभी एक बार रिवाइज कर लो। COP26 का हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 27 का हुआ था इजिप्ट में। 26 में क्या बोला था? पंचामृत प्लान के बारे में बोला था। 27 में क्या बोला था? लाइफ मूवमेंट के बारे में बोला था। आपको याद होगा लाइफ मूवमेंट पे इस बार के RBI के फेज 2 में सवाल आया था कि ये जो लाइफ मूवमेंट है कौन से COP में अनाउंस किया गया था, इसके ऊपर क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन ही आपको देखने के लिए मिलते हैं और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो COP28 का एजेंडा क्या है? एजेंडा है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। COP28 ये COP समिट को हम यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये रिपीट हो गया है, मैं एक बार इसको डिलीट कर दूंगा। ये समिट को हम यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, याद रखिए। वेन्यू क्या है? सबको पता है, दुबई UAE। डेट्स क्या है? कब से कब तक ये कॉन्फ्रेंस चलने वाला है? नवंबर 30 से लेकर दिसंबर 12 2023 तक। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बोला है कि यार अभी के टाइम पे इंडिया कितना डिमांड करता है ऑयल का? इंडिया डिमांड करता है बस 5.5%। ठीक है, अगर पूरे ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पे अगर 100 लीटर्स की डिमांड है, बस 100 लीटर्स ऑयल की डिमांड है, तो जिसमें से इंडिया के पास इंडिया बस डिमांड करता है कि हमें 5.5 लीटर आप दे दो। आप 5.5 लीटर दे रहे हो तो उसमें हमारी कंट्री चल जाएगी, ऐसा इंडिया बोलता है। तो इंडिया का शेयर कितना है ग्लोबल ऑयल डिमांड में? 5.5%। यूएस का कितना है? 20%। चाइना का कितना है? 16.1%। बट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बोला है कि अगले 5 साल के अंदर इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल ऑयल डिमांड का वो 6.6% पे भी जा सकता है। अगली न्यूज, कमर्शियल पेपर पे कुछ बोला गया है यार। इशू ऑफ कमर्शियल पेपर फेल टू अ नियर 1 ईयर लो इन अक्टूबर। हमें जरूरत नहीं है ये पता होने की, हमें पता होना चाहिए कमर्शियल पेपर क्या है। कमर्शियल पेपर क्या है यार? ये डिबेंचर है, अनसिक्योर्ड फॉर्म ऑफ शॉर्ट डेट। ठीक है, अगर अनसिक्योर्ड डेट है तो उसको आप डिबेंचर बोलते हो, अगर सिक्योर्ड डेट है तो आप उसको बॉन्ड बोलते हो। बॉन्ड और डिबेंचर में फर्क क्या है? किसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको किसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा, इसके ऊपर मैं 5 मिनट का एक दूसरा वीडियो लेके आऊंगा। अगर इसको हम डिस्कस करेंगे तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूं कि होना चाहिए। कमर्शियल पेपर के ऊपर बात करते हैं। कमर्शियल पेपर क्या है यार? ये एक डिबेंचर है, इशू किया जाता है कॉरपोरेशंस के द्वारा। किस तरह के कॉरपोरेशंस? कंपनीज, प्राइमरी डीलर्स या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। किस लिए इशू किया जाता है? ताकि
ताकि ये जो कॉरपोरेशंस है मार्केट पार्टिसिपेंट से लोन ले सके। मार्केट पार्टिसिपेंट से लोन ले सके। कितने दिन के लिए लोन ले सकते हैं ये डिबेंचर इशू करके, ये कमर्शियल पेपर इशू करके? मैक्सिमम 1 साल के लिए। और मिनिमम कितने दिन के लिए? 7 डेज के लिए। मिनिमम कितने दिन के लिए? 7 डेज के लिए। अभी यार ये कौन सी कंपनीज इशू कर सकती है? ऐसे ही कंपनीज इशू कर सकती है जिनकी मिनिमम रेटिंग A3 है। जिनकी मिनिमम रेटिंग A3 है। क्रेडिट रेटिंग कौन प्रोवाइड करता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी में डिफरेंस क्या है उसके बारे में भी एक मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए, रेटिंग की बात कर रहे हैं तो रेटिंग कौन देता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मिनिमम रेटिंग होनी चाहिए A3 की। A3 अगर कोई कॉरपोरेशन की लिमिट है, कोई रेटिंग है, तो ही जाके ये कमर्शियल पेपर्स इशू कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। कमर्शियल पेपर कितने रुपयों का मिनिमम इशू किया जाएगा? मिनिमम 5 लाख रुपए का, एंड इन मल्टीपल ऑफ 5 lakhs। याद रखिए, यही सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलते हैं। ये सवाल आई गेस पिछले के पिछले साल पूछा गया था। चल, अभी और कंपनी की टैंजिबल नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? कंपनी की टैंजिबल नेटवर्थ होनी चाहिए मिनिमम 4 करोड़ पिछले साल के बैलेंस शीट के ऊपर। ठीक है, पिछले साल के ऑडिटेड बैलेंस शीट में कंपनी की टैंजिबल नेटवर्थ मिनिमम 4 करोड़ की होनी चाहिए, तो ही जाके ये कंपनी या फिर ये कॉरपोरेशन अपने कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। याद रखना पड़ेगा। प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं? एक ही सेंटेंस में समझो बस। प्राइमरी डीलर्स ऐसे एंटिटीज होते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। फंक्शनिंग क्या होता है हम कभी और पढ़ लेंगे। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कितने ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है? 5। कौन कौन से? जरा सोचिए और मुझे कमेंट में बताइए। लास्ट न्यूज, कंट्री का जो टॉप गैस फर्म है जिसका नाम है गेल, ठीक है, गेल इंडिया, उसने क्या किया है यार? हैज डन द वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टू शिप लिक्विफाइड नेचुरल गैस ट्रांसफर to save on shipping cost and cut emissions. The company brings this volume to India via LNG ships. ठीक है, अभी क्या किया था यार? आपको पता है कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बहुत महंगे हैं। अगर कोई डीजल या फिर कोई फ्यूल, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल डीजल अगर शिप में जा रहा है तो डीजल की कॉस्ट ज़्यादा होने के वजह से जो गुड्स की कॉस्ट है वो भी ज़्यादा रहेगी, राइट? आप एक जगह से दूसरे जगह अगर कुछ चीज़ 50 रुपए में बेच रहे हो तो आप गुड्स बेचोगे 70 रुपए में। आप एक जगह से दूसरे जगह गुड्स को भेजने में ही आपको 100 रुपए लग रहा है तो आप गुड्स भेजोगे 120 से 130 रुपए में। तो जितना ज़्यादा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट उतना ज़्यादा आपका गुड्स का कॉस्ट भी रहेगा। तो यही कॉस्ट को, यही लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम कैसे किया जाना चाहिए, इसके ऊपर काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स पिछले 10 साल से लिए गए हैं। यहां पे न्यूज क्या बोली गई है कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस के मदद से, मतलब एक शिप में लिक्विफाइड नेचुरल गैस का यूज किया था, ये फ्यूल का यूज किया था, ये गैस का यूज किया था। ये गैस के मदद से एक शिप को दूसरे जगह भेजा था, वो शिप से दूसरे जगह अपने गुड्स को भेजे थे। ठीक है, शिप LNG शिप्स ने एक जगह से दूसरे जगह गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया था। गुड। तो अभी LNG का यूज किया जा रहा है। LNG इज अ चीपर फ्यूल, चीप फ्यूल है तो ऑब्वियसली जो गुड्स का कॉस्ट भी रहेगा वो कम रहेगा। ठीक है, तो ये पहली बार किया है गेल ने, जो आपको याद रखना पड़ेगा, जिसके वजह से क्या हो रहा है? लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो गई और जिसकी वजह से आपकी फाइनल गुड्स की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। चल, सो यहां पे उन्होंने किस तरह का आइटम ट्रांसपोर्ट किया है? उन्होंने क्या आइटम ट्रांसपोर्ट किया है? उन्होंने LNG को ही ट्रांसफर किया है। कौन से शिप से? LNG शिप्स से LNG मटेरियल ही उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया है। कहां से कहां तक ट्रांसपोर्ट किया है यार? सेबाइन पास जो कि USA में है, वहां से
इंडिया में ये एलएनजी को ट्रांसपोर्ट किया गया है। अभी ये आने में कौन कौन से कैनाल्स आने वाले हैं, कौन कौन से रूट से ये ट्रांसपोर्ट किया जाने वाला है एलएनजी को, ये ट्रांसपोर्ट किया जाने वाला है सुएज कैनाल से और गिब्राल्टार से, ठीक है। और ये जर्नी कितनी है, जैसे सेबेन पास, और सेबेन पास से अगर ये एलएनजी इंडिया में आ रहा है तो उसको कितना किलोमीटर, कितना माइल्स ट्रैवल करना पड़ेगा, आना भी और जाना भी, दैट इज टू एंड फ्रो, उसको कितना ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 19,554 नॉटिकल माइल्स, इतना उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ही जाके ये चीज ठीक से डिलीवर हो जाएगी टाइम पे, ठीक है। ये चीज पता होनी चाहिए क्योंकि इसके बारे में आईबीपीएस पीओ मेंस में क्वेश्चन आया था। क्या पूछा गया था कि श्रीलंका से चेन्नई से एक क्रूज को हमने श्रीलंका भेजा है, तो वो क्रूज कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है, ये अभी के आईबीपीएस पीओ मेंस में सवाल आया था। तो ऐसे सवाल आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ये ज्योग्राफी भी पता होनी चाहिए कि कहां से निकल रहा है, सेबेन पास से निकल रहा है, कौन से कैनाल्स के थ्रू इंडिया आ रहा है, सुएज कैनल और गिब्राल्टार के अंतर्गत ये इंडिया में पहुंच रहा है। ये जर्नी को कितना दिन लगेगा, 54 डेज लगेगा। और ये जर्नी में कितने कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किए जाएंगे, 15,600 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किए जाएंगे, जो कि आपको पता होना चाहिए। चलो, this is the end of our session. If you like the session, kindly comment it below, or you can connect me on Telegram and LinkedIn channel also. आपको टेलीग्राम में जुड़ना बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे मैं लेक्चर्स के सारे अपडेट्स डालते रहूंगा, मेरे ब्लॉग्स में वहां पे सारे डालते रहूंगा, तो इसलिए आपको टेलीग्राम और लिंक्डइन पे जुड़ना काफी ज्यादा जरूरी है। तो टेलीग्राम और लिंक्डइन की लिंक आपको मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आपके लिए कोट है, वो एक बार आप पढ़ लीजिए। बिलीव इन योरसेल्फ एंड हाफ द बैटल इज ऑलरेडी वोन। खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो जिंदगी में कुछ भी अचीव करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हमेशा खुद पे भरोसा रखिए। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ डाउट्स, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन, काइंडली कमेंट इट डाउन। और याद रखना, टेलीग्राम और लिंक्डइन चैनल पे जुड़ना आपको बेहद इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।